प्रधानमंत्री ने जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। लोगों को सरल और सुगम तरीके से न्याय दिलाने पर बल। उच्चतम न्यायालय के योगदान की सराहना। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने झामुमो और कांग्रेस को चुनावी वायदे याद दिलाए। घुसपैठ और महिला सुरक्षा पर गठबंधन सरकार को घेरा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने खूंटी में कार्यकर्ताओं से किया संवाद। गठबंधन सरकार के कामकाज और कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का निर्देश। और सीओनी की समीक्षात्मक बैठक। मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में खराब प्रदर्शन करने वाले बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर को चिन्हित करने का निर्देश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आज से 2 दिवसीय जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य वक्ताओं ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान श्री मोदी ने उच्चतम न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि न्यायिक सुधार की दिशा में केंद्र सरकार ने कई बड़े पहल किए हैं ताकि लोगों को सरल और सुगम तरीके से न्याय मिल सके। उन्होंने संविधान के संरक्षक के रूप में उच्चतम न्यायालय की भूमिका और योगदान की भी सराहना की। साथियों, हमारे लोकतंत्र में न्यायपालिका संविधान की संरक्षक मानी गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी न्यायपालिका ने इस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करने का प्रयास किया है। आजादी के बाद न्यायपालिका ने न्याय की भावना की रक्षा की। आपातकाल जैसा काला दौर भी आया, तब न्यायपालिका ने संविधान की रक्षा में अहम भूमिका निभाई। मौलिक अधिकारों पर हुए प्रहार तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रक्षा भी की। और यही नहीं, जब जब देश की सुरक्षा का प्रश्न आया, तब न्यायपालिका ने राष्ट्रहित सर्वोपरि रखकर भारत की एकता की भी रक्षा की है। देश को आज 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से मेरठ, लखनऊ, चेन्नई, नागरकोइल और मदुरै बंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना करेंगे। रेलवे के लिए शनिवार का दिन ऐतिहासिक साबित होने वाला है, जब उसके बेड़े में 3 वंदे भारत रेलगाड़ियां जुड़ने जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करते हुए ये अत्याधुनिक 3 वंदे भारत ट्रेन चेन्नई, नागरकोइल, मदुरै, बेंगलुरु और मेरठ, लखनऊ के रूट पर चलाई जाएंगी। ये तीनों ट्रेनें अलग अलग राज्यों के छोटे शहरों से राज्य की राजधानी के बीच चलाई जाएंगी, जिससे छोटे शहरों से कनेक्टिविटी बेहतर हो सके और यात्रियों का सफर सुविधाजनक हो सके। ये ट्रेन हमारी एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी है और ये ट्रेन के जरिए नई टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए प्रेरित किया और सबसे बड़ी बात, माइंडसेट बदला। इन 10 वर्षों में रेलवे नेटवर्क में 31,180 किलोमीटर नए ट्रैक जुड़े। समृद्ध फ्रांस देश, उनका पूरा रेलवे नेटवर्क, उससे अधिक इन 10 वर्षों में मोदी जी ने भारत में नए ट्रैक जोड़े। आज हर
प्रतिदिन 14 किलोमीटर नए ट्रैक रेलवे के नेटवर्क में जुड़ रहे हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, आजादी से 2014 तक केवल 21,000 किलोमीटर विद्युतीकरण हुआ था। 60 साल में 20,000 किलोमीटर और 10 वर्षों में 40,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन। वैसे ही नई टेक्नोलॉजी की वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन और अभी वंदे मेट्रो का ट्रायल चल रहा है और कुछ ही दिनों में वंदे स्लीपर का ट्रायल भी आरंभ हो जाएगा। कश्मीर का रेलवे नेटवर्क भी तैयार हो रहा है। केवल एक टनल में जो T1 है उसमें काम अभी शेष है, काम चल रहा है। सभी कठिनाइयों को पार करते हुए देश भर में मोदी जी के इस विजनरी लीडरशिप में हर प्रोजेक्ट में तेजी से काम चल रहा है। देश भर में 1,000 केंद्रीय कृषि मंत्री सह बीजेपी के झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने बोकारो में विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय कृषि मंत्री सह झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रवादी विचार मंच द्वारा बोकारो इस्पात नगर के सेक्टर 3 स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित झारखंड किधर विषय पर आयोजित विचार गोष्ठी को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया और झामुमो और कांग्रेस को चुनावी वायदे याद दिलाए। अब चुनाव आ गया तो रोज घोषणाएं हो रही है। हेमंत बाबू पहले क्यों नहीं किया? क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा सारे भूल गए। अब चुनाव में 1 महीना बचा है तो ले लो, 1,000 ले लो, 2,000 ले लो, 5,000 ले लो। उन्होंने आरोप लगाया कि झामुमो और कांग्रेस गठबंधन सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। हालात ये है कि कई टोलों का नामांकन जमाई टोला हो गया है। बीजेपी के चुनाव प्रभारी ने महिला सुरक्षा पर भी सरकार को घेरा। सरेआम लोग गोलियों से भूने जाते हैं, बेटियां उठाई जाती है, बलात्कार करके उनके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दी जाती है, जंगल में उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े बिखरा दिए जाते हैं। आपको गुस्सा नहीं आता और नहीं काय के लिए फिर हम कैसे मिसाल है? ये हमारे झारखंड, इसलिए झारखंड बनाता गया। श्री चौहान ने भ्रष्टाचार पर भी राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। हर चीज के रेट है, रेट है हर चीज के, कौन सा काम करवाना है। मुझे तो अभी 2 महीने पहले आए, लोग कहते हैं, जनता कहती है हर चीज के रेट फिक्स है। बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, यहाँ हर चीज। विचार गोष्ठी को सांसद ढुल्लू महतो, विधायक विरंची नारायण और विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगन्नाथ शाही ने भी संबोधित किया। बोकारो से मनोज की रिपोर्ट। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव ने खूंटी में सांसद कालीचरण मुंडा के आवास पर तोरपा और खूंटी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से संवाद किया तथा उन्हें जरूरी निर्देश और सुझाव दिए। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव की उम्मीदवारी की दावेदारी में शामिल कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की। प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को गठबंधन सरकार के कामकाज और कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की हिदायत दी। इस बार आप कांग्रेस में आगामी जिस तरह से भारी बहुमत से हम लोगों ने लोकसभा का चुनाव जीता, आगामी विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हम लोग जो पार्टी आला कमान द्वारा जो प्रत्याशी दिए जाएंगे उसको भारी बहुमत से विजय श्री दिलाने का काम करेंगे। जिला के पदाधिकारियों से, प्रखंड के पदाधिकारियों से, पंचायत के पदाधिकारियों से, पार्टी पदाधिकारियों से मिल रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। अब बात क्या रख रहे हैं कि अभी इलेक्शन बहुत नज़दीक है तो हमारा क्या कर्तव्य होगा, हम सब का क्या कर्तव्य होगा। कर्तव्य यही होगा कि जो भी पार्टी कैंडिडेट हमको दे, जहाँ जहाँ भी दे, हम उसको जिताएं। एक ही उद्देश्य है, जिताना ही उद्देश्य है पार्टी का, पार्टी के कार्यकर्ताओं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने रांची में विभिन्न विभागों के साथ राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्या और सदस्यों ने रांची में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक तथा विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में समीक्षात्मक बैठक की। आयोग ने राज्य में 5वीं अनुसूची के अनुपालन में शिथिलता पर चिंता जताई। साथ ही आदिवासियों के संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी असंतोष जताया। आयोग के अध्यक्ष ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पूरे देश में 12 करोड़ आदिवासी रहते हैं, जिनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संरक्षण के लिए आयोग तत्पर है। कार्य योजना के अंदर सबसे पहला हमारा ये है कि भाई हमारा जो कमीशन का काम है, देश के अंदर जो 12 करोड़ जो आदिवासी भाई बहन जो रहते हैं, चाहे किसी भी केंद्र शासित प्रदेश हो, किसी राज्य के अंदर वो निवास करते हो, उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, इनका संरक्षण करना, सुरक्षण करना कि कहीं इन आदिवासियों के ऊपर कहीं अन्याय, अत्याचार तो नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि झारखंड में आदिवासियों की जमीन की लूट चिंता का विषय है, जिसके लिए प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन से राज्य में पेसा एक्ट को लागू करने का भी अनुरोध किया गया। हमने राज्य शासन को अनुरोध किया है कि भाई ये आगामी समय में पेसा एक्ट को कारगर ढंग से लागू करें और एट्रोसिटी एक्ट को मजबूती से इस प्रदेश में, तो गरीब आदिवासी का शोषण, अन्याय रुकना बंद होगा, ऐसा हमने प्रदेश प्रशासन से अनुरोध किया है। इस दौरान आयोग के सदस्य आशा लकड़ा ने कहा कि झारखंड में आदिवासी और मूलवासी खतरे में है। झारखंड में रोटी, बेटी और माटी पर संकट के बादल घिरे हुए हैं। यहाँ जो कल्याण विभाग का योजना से सभी जगह छात्रावास चलते हैं, आवासीय विद्यालय चलते हैं, उनकी मूलभूत सुविधाएं ये 14 जिलों में कहीं नहीं है। और एक बात मैं बताऊं, जितना कैपेसिटी है, ऐसे अगर मैं बताऊं, कल ही की बात, रांची में दीप शिखा हॉस्टल है, आदिवासी लड़कियों के लिए 100 बेड का संख्या है, जिसमें और नया हॉस्टल नहीं बनने के कारण 300 से अधिक लड़कियां वहां रह रही हैं। उन्होंने आदिवासियों के बीच शिक्षा की स्थिति पर भी चिंता जताई और छात्रावासों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए जरूरी पहल की आवश्यकता बताई। और 14 जिला में आज जो परिस्थितियां सामने निकल करके आई है, ये राज्य में आदिवासी समाज खतरे में है। सिर्फ आदिवासी ही नहीं, मूलवासी भी यहाँ खतरे में है, जो झारखंड के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति आयोग में विभिन्न माध्यमों से शिकायत दर्ज करा सकता है। इस मौके पर आयोग के अन्य सदस्यों ने भी विचार साझा किया। रांची से सरिता की रिपोर्ट। इधर राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने साहिबगंज दौरे के क्रम में विभिन्न विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। बैठक में आयोग के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। एक्सपर्ट टीम है, ये सारा हर जिले का रिपोर्ट को यकजा करके तमाम चीजों को देखने का काम करेगी। उसके बाद में एक बहुत जल्द स्टेट लेवल में समीक्षा बैठक की जाएगी और जहां पर सरकार की कमियां नजर आएंगी कि अल्पसंख्यक समाज से जुड़ा हुआ कोई मामला नजर आएगा, मैंने कहा ना कि उर्दू के ताल्लुक से मायूस। खूंटी में पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक वरुण रजक ने बताया कि पिछले 25 मार्च को अनगढ़ा से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपियों को धर दबोचा। पैसे के विवाद में ये हत्या की गई थी। रस्सी रख दीजिए, रस्सी नीचे कर दीजिए, रख दीजिए ना, कोई बात नहीं। गुप्त सूचना मिला कि उस कांड में जो अभियुक्त शामिल थे वो आए हुए घर पर। उसकी सूचना पर तुरंत हम लोग छापेमारी किया गया और कृष्णा समाज से, जो कि अड़की थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसने स्वीकार किया कि 1500 रुपया का लेन देन के चलते एक व्यक्ति की हत्या की गई थी और साथ ही एक एतवा मुंडा और एक अन्य व्यक्ति से मिलकर ये घटना को अंजाम दिया गया था। इसमें कुल अभी 2 व्यक्ति गिरफ्तारी हुए, एक व्यक्ति फरार चल रहा है। घटना में प्रयुक्त तलवार को बरामद किया गया।
इधर हजारीबाग में पुलिस और उत्पाद विभाग द्वारा अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस और उत्पाद विभाग ने संयुक्त कार्रवाई में कटकमदाग थाना क्षेत्र अंतर्गत रजहर गांव के जंगल से अवैध शराब की मिनी पैकेजिंग फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। इस दौरान तकरीबन 50 लाख रुपए मूल्य का विदेशी शराब, एक ट्रक, पैकेजिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न ब्रांड के रैपर और अन्य चीजों को बरामद किया गया है। छापेमारी की कार्रवाई को देखते हुए मौके से इसमें संलिप्त लोग भाग निकले। का बात करें तो हम लोग अभी तक इसकी गिनती किए नहीं, अभी उतारने के क्रम में हम लोग गिनती करेंगे, लेकिन हम लोग ये मान के चल रहे हैं लगभग 500 से 600 पेटी हम लोग रिकवर कर पाए होंगे। और साथ ही साथ ये बड़ी गाड़ी है, 12 चक्का बड़ी गाड़ी है, ये भी हम लोग रिकवर किए हैं घटनास्थल से। मूल्य की बात की जाए तो बाजार में क्या मूल्य की अगर बात की जाए तो अगर एक पेटी का हम एक औसत बाजार मूल्य अगर 8,000 रुपया भी कम से कम हो आके तो लगभग ये 45 से 50 लाख रुपया मूल्य का ये शराब हम लोग जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। जानकारी में लगे कंप्यूटर ऑपरेटर भी उपस्थित रहे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने समीक्षा के क्रम में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में खराब प्रदर्शन करने वाले बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर को चिन्हित करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि बीएलओ की लापरवाही से निर्वाचन प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सीओ ने कहा कि राज्य में जिन जिलों में मतदाता पंजीकरण से जुड़े अधिक आवेदन लंबित हैं, वे इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी लंबित आवेदनों की संख्या शून्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी उप निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने जिलों के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन से जुड़ी सारी जानकारियां उन्हें उपलब्ध कराएं। समीक्षा बैठक में राज्य में चल रहे इलेक्शन क्विज प्रतियोगिता के विस्तृत प्रचार के भी निर्देश दिए गए। साथ ही मतदाताओं के बीच ईवीएम संबंधित जागरूकता अभियान चलाने के लिए भी कार्य योजना तैयार करने की हिदायत दी गई। इधर राज्य में कृषि विकास को लेकर कई पहल हो रहे हैं। इस सिलसिले में लोहरदगा में 2 दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों को खरीफ फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों ने कई टिप्स भी दिए। मौके पर उपस्थित लोगों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की सराहना की। इस ऐप से वो अपने ही खेत पे सारे कीट बीमारियों को पहचान सकेंगे और उसका निदान भी वहीं कर सकते हैं। पूरे ग्रुप में ये खेत में गए थे और फसल का वातावरण का इन्होंने निरीक्षण किया और कलेक्ट कुछ मित्र कीट शत्रु कीट कलेक्ट करके लाए। उसके हम लोग को प्रशिक्षण उसका मिला और आगे से हम लोग को जानकारी हो गया कि मित्र कीट कौन है, शत्रु कीट कौन है, उसको भी पहचानने का हम लोग में प्रशिक्षण हम लोग को मिला। NPSS के नाम से खोलने से वहाँ हम लोग का जितना भी खेत में बीमारियाँ आएगी उसको हम लोग उसमें फ़ोटो खींच के डाउनलोड करके भेज देंगे तो ऑफिस में जाके पूरा सर लोग को जानकारी मिल जाएगी और हम लोग का एरिया में क्या हो रहा है क्या नहीं, कितना क्या कीड़ा उसमें ये हो रहा है तो उसके विषय में वो लोग भी जान जाएंगे और हम लोग को भी पता चल जाएगा। राजस्थान के कोटा के रहने वाले दीपक वर्मा जाति, धर्म और भेदभाव भुलाकर देश को सनातनी एकता के सूत्र में पिरोने के उद्देश्य से 22,000 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले हैं। उनकी ये पदयात्रा कोडरमा पहुंच चुकी है। कोटा के दीपक वर्मा मैकेनिकल इंजीनियर हैं। उन्होंने पढ़ाई करने के बाद कुछ साल नौकरी भी की, लेकिन उनका मन देश भ्रमण करते हुए लोगों को एकता के सूत्र में पिरोने का था। सो वो पिछले साल मार्च के महीने में देश की 22,000 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकल पड़े। फिलहाल यह पदयात्रा कोडरमा पहुंच चुकी है। 25 मार्च 2023 को घर से निकला था। अभी मेरी यात्रा 1 साल और 4 से 5 महीने की हो चुकी है। भारत में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश ये हो चुका और नेपाल पूरा कंप्लीट करके मैंने बिहार कंप्लीट करे, बॉर्डर झारखंड के अंदर एंटर। दीपक वर्मा देश के विभिन्न राज्यों के अलावा नेपाल का भी भ्रमण कर चुके हैं, जबकि झारखंड, ओडिशा और बंगाल समेत कई राज्यों का भ्रमण अभी बाकी है। दीपक रास्ते में मिलने वाले तमाम धार्मिक स्थलों पर मत्था टेकते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। साल 2027 तक दीपक ने इस यात्रा को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वे प्रतिदिन 50 से 55 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। इस दौरान उन्हें लोगों का सहयोग और प्रेम भी मिल रहा है। मैं 45 से 50 किलोमीटर एक दिन का चल लेता हूँ, जितना हो सकता है मुझसे, कि शाम को मेरे को रेस्ट करना होता है तो मैं रुक जाता हूँ कहीं पे। दीपक वर्मा अपने साथ 40 किलो का बैग लेकर चल रहे हैं। उनका सफर मुश्किल जरूर है, लेकिन सनातनी एकता और देश प्रेम की भावना उन्हें लगातार ऊर्जान्वित कर रही है तथा यह पदयात्रा अनवरत जारी है। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट।
पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड के भटकुंडा पंचायत स्थित सुनसुनिया जंगल में वन सुरक्षा समिति और जोहार भारत फाउंडेशन ने वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधकर लोगों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व लेडी टार्जन के नाम से मशहूर पद्मश्री जमुना टुड्डू ने किया। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड का सुनसुनिया जंगल पद्मश्री जमुना टुड्डू की अगुवाई में महिला समूह की 25 वर्षों की अथक प्रयास से एक बार फिर लहलहाने लगा है। इस अवसर पर जमुना टुड्डू ने कहा कि पेड़ परिवार के सदस्यों की तरह होते हैं, जिसकी रक्षा करना हम सभी का दायित्व है। हम लोग पेड़ों में राखी बांधकर उसका संकल्प लिए कि भाई जितना दिन इस शरीर में सांस चलते रहेगी उतना दिन हम लोग पेड़ों को सुरक्षा करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। और जैसे भाई मुझे सुरक्षा देते हैं इसी तरह पेड़ मुझे सुरक्षा देते हैं। इसके लिए मैं आज राखी बांधने का, पेड़ों में राखी बांधने का कार्यक्रम रखी। ग्रामीण महिला संगीता मुर्मू ने कहा कि पेड़ को हम अपना भाई मानते हैं। जिस तरह हम उनकी रक्षा करते हैं उसी तरह वह भी हमारी रक्षा करता है। इसके साथ ही जंगल बसने से कई जीव जंतुओं का वास भी होता है। हम लोग भाइयों को राखी बांधते हैं तो हम लोग का रक्षा करते हैं, तो इसी तरह हम लोग अगर पेड़ों को राखी बांधेंगे तो पेड़ हम लोग बचाएंगे, लेकिन पेड़ हम लोगों को बचाएगा। और हम लोग तो बच ही रहे हैं, लेकिन हमारे जंगलों के कितने सारे छोटे छोटे जीव जंतु और पशु पक्षी जीवित हो रहे हैं, लेकिन हम लोग इसीलिए बचा रहे हैं। पद्मश्री जमुना टुड्डू ने जंगल माफिया से लड़कर इस क्षेत्र की दशा और दिशा बदल दी है। महिलाओं की 500 से अधिक समितियां बनाकर जंगल की रक्षा के लिए अनवरत काम कर रही है। गरीब परिवार में जन्मी जमुना टुड्डू पेड़ों की सुरक्षा को लेकर गजब का जज्बा रखती है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। राज्य के नए खेल मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने नई जिम्मेदारी संभाल ली है। उन्होंने रांची के मोराबादी अंतर्गत जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम कार्यालय में विभाग का दायित्व ग्रहण किया। पलामू में पुलिस द्वारा चमुहान चौक, सादिक चौक और बस स्टैंड तथा अन्य जगहों पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से लगभग 66,000 रुपए फाइन वसूले गए। बोकारो उपायुक्त ने सोशल मीडिया पर एक फोटो साझा कर बताया कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज भी विभिन्न इलाकों में शिविर का आयोजन हो रहा है। उन्होंने लोगों से शिविर में शामिल होकर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। गढ़वा उपायुक्त के निर्देश पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनी और शिकायतों के समाधान की दिशा में पहल का भरोसा दिलाया। गढ़वा में पुलिस की पहल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में जिले के सोनपुरवा स्थित शालिग्राम अग्रवाल मध्य विद्यालय में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दुमका उपायुक्त ने कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता दरबार में आम लोगों की समस्याओं को सुनकर नियमानुसार निराकरण के लिए संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून कमजोर रहा। इस दौरान गिरिडीह के नंदाडीह में सर्वाधिक 26.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया कि आज राज्य के उत्तर और मध्य हिस्सों में कहीं कहीं आंधी तथा वज्रपात की आशंका है। 3 दिनों के बाद तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है। 1 जून से 30 अगस्त के बीच राज्य में लगभग 717 मिलीमीटर बारिश हुई है। पेरिस में चल रहे पैरालंपिक खेलों में भारत का दमदार प्रदर्शन लगातार जारी है। शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। पेरिस ओलंपिक की तरह ही पेरिस पैरालंपिक में भी भारत का खाता निशानेबाजी में खुला। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में भारत ने 2 पदक जीतने में कामयाबी पाई। फाइनल में भारत की अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता, वहीं मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। अवनी लेखरा ने 249.7 का स्कोर किया, जो एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड है। वहीं मोना अग्रवाल ने 228.7 का स्कोर किया। अवनी ने लगातार दूसरे पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर दोनों निशानेबाजों को बधाई दी और लिखा,
भारत ने पैरालंपिक 2024 में अपना खाता खोला। R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में प्रतिष्ठित स्वर्ण जीतने के लिए अवनी लेखरा को बधाई। इतिहास रचते हुए वे पैरालंपिक में 3 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं। उनका समर्पण भारत को गौरवान्वित करता है। मोना अग्रवाल को पेरिस पैरालंपिक 2024 में R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर बधाई। उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि उनके समर्पण और उत्कृष्टता को दर्शाती है। भारत को मोना पर गर्व है। एथलेटिक्स में भारत की प्रीति पाल ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ T35 कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। प्रीति ने पेरिस पैरालंपिक खेलों में ट्रैक इवेंट में भारत को पहला पदक दिलाया। उन्होंने ये दौड़ 14.21 सेकंड में पूरी की, जो उनका निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। पीएम ने प्रीति को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, भारत के लिए एक और उपलब्धि। प्रीति पाल ने पैरालंपिक खेलों में 100 मीटर T35 इवेंट में कांस्य पदक जीता। उन्हें बधाई। उनकी ये सफलता उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रेरणा देगी। निशानेबाजी में ही भारत के मनीष नरवाल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फाइनल में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने कुल 234.9 अंक हासिल किए। मनीष ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में मिश्रित SH1 50 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता था। पीएम ने मनीष नरवाल को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, मनीष नरवाल की एक शानदार उपलब्धि। उन्होंने P1 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 इवेंट में रजत पदक जीता। उनकी सटीकता, एकाग्रता और उनके समर्पण ने एक बार फिर देश का गौरव बढ़ाया है। भारत ने पेरिस पैरालंपिक में अपना अब तक का सबसे बड़ा 84 सदस्यों का दल भेजा है और इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने दिखा दिया है कि भारत इस बार पैरालंपिक में पदकों का नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज़। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RANUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। लोगों को सरल और सुगम तरीके से न्याय दिलाने पर बल। उच्चतम न्यायालय के योगदान की सराहना। बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने झामुमो और कांग्रेस को चुनावी वायदे याद दिलाए। घुसपैठ और महिला सुरक्षा पर गठबंधन सरकार को घेरा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने खूंटी में कार्यकर्ताओं से किया संवाद। गठबंधन सरकार के कामकाज और कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का दिया निर्देश। और सीओ ने की समीक्षात्मक बैठक। मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में खराब प्रदर्शन करने वाले BLO और BLO सुपरवाइजर को चिन्हित करने का निर्देश।